क्लियर। और उसके बाद सेंटर में क्या होता है, ये पता चल चुका था कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी। लेकिन पता है अब वो जब मास देखा गया, मान लो जैसे हाइड्रोजन गैस का, तो हाइड्रोजन गैस का या हीलियम गैस का जब मास देखा गया था, तो हीलियम गैस का मास जो था वो 4 इंटू मास था वन प्रोटोन। और उसका जो चार्ज था 4 इंटू मास ऑफ वन प्रोटोन था। तो ये सवाल अब आया, देखो कि अगर हीलियम का मास 4 गुना है प्रोटॉन के मास के, तो हीलियम में प्रोटॉन कितने होने चाहिए? 4 प्रोटॉन होने चाहिए। ठीक है। और जब न्यूक्लियस का चार्ज देखा गया, तो न्यूक्लियस का चार्ज था +2e। और मास देखा गया न्यूक्लियस का, तो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन था। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। बोलता है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन के मास के 4 गुना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर होने चाहिए 4 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन। तो इसका मास हो जाएगा 4 प्रोटॉन के बराबर। लेकिन इसका चार्ज अगर +2e है, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। क्योंकि समझना इस बात को, उस समय तक कि जब जब मैं तुमको ये कहानी पूरी सुना रहा हूं, उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करना सबसे चैलेंजिंग वर्क था, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं था। और जब मैं ये कहानी बता रहा हूँ ना, तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो बोला गया कि इसके अंदर होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। अगर उन्होंने ऐसा बोला कि न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मास भी 4 हो रहा है, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। और चार्ज भी क्या हो जाएगा, 2 चार्ज कट जाएगा, तो इसका चार्ज हो जाएगा 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ऐसा हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अब जो न्यूक्लियस का जो मॉडल था, वो न्यूक्लियस का मॉडल सामने आ गया। न्यूक्लियस के मॉडल में बोला गया था कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस की आजू बाजू चक्कर भी काटते हैं। अब ये थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये थ्योरी को एक्सेप्ट करने के पीछे दूसरा कारण ये भी था ना कि एक तो ये जो चार्ज और मास है वो उसको समझा रहा था, और दूसरी थ्योरी ये भी थी ना कि उस समय ना साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व भी किया था कि बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। और वो बीटा पार्टिकल्स कहाँ से एमिट हो रहे थे? न्यूक्लियस से एमिट हो रहे थे। तो बोला गया कि अगर बीटा पार्टिकल्स अगर न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं, तो मतलब बीटा पार्टी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे बीटा के फॉर्म में। तो इसलिए ये थ्योरी जो थी अच्छी लगी साइंटिस्ट लोगों को, उन लोगों ने थ्योरी को एक्सेप्ट किया उस समय। ठीक है। तो याद रखना है कि इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस क्यों एक्सेप्ट किया गया था। हालांकि बाद में थ्योरी में काफी कमियां पाई गई थी, तो वो क्या कमियां थी इसकी बात देखेंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड बिकॉज, पहला पॉइंट था, बीटा पार्टिकल्स वेयर emitted from nucleus of atom. Second,
It could explain the mass number of nucleus as well as charge of nucleus. ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस में और ये थ्योरी क्या थी, ये तो लिखवाया नहीं मैंने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस क्या थी, वो ये थी कि न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको नोट कर दो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कारण था इसको एक्सेप्ट करने का। फेल क्यों हुई, अब हम इसके आगे इसका फेलियर देखते हैं। क्योंकि सबको पता है आज की डेट में कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन आज से 100-150 साल पहले ये बात थोड़ी पता थी। हम तो जो चीज पढ़ते हैं वो तो 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको सामने लाने में 500 साल लग जाते हैं। इसको नोट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं आगे ड्रॉबैक ऑफ द थ्योरी। ये थ्योरी फेल क्यों हुई, ड्रॉबैक दूसरे पेज पे लिखता हूं। ड्रॉबैक ऑफ थ्योरी। पहला, पहले क्या था, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल emitted was, ये थी कुछ 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, was much less than then calculated energy in nucleus। एक्चुअली देखो, ये इतना मैं बता रहा हूँ, इतना डिटेल में ऐसा कुछ खास जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या इन लोगों ने न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो उसका पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी हो सकता है, डेल्टा एक्स वो हो जाएगा डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। उन लोगों ने क्या किया, उससे ना मोमेंटम निकाल दिया। याद है पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स।
h/2 पाई के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते, पढ़ा ना केमिस्ट्री में। तो डेल्टा एक्स तो पता था डायमीटर के इक्वल होता है, इससे ना इन लोगों ने डेल्टा पी निकाल लिया। डेल्टा पी निकालने के बाद क्या किया लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। तो काइनेटिक एनर्जी हो रहा था √2m के, √2m, पी हो जाएगा √2m के, ठीक है। तो इससे क्या किया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। और वो काइनेटिक एनर्जी जो निकली ना इलेक्ट्रॉन के इस फॉर्मूले से, वो कुछ 97 मेगावोल्ट, वो कुछ आ रही थी 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो बीटा पार्टिकल बाहर निकले ना, उनकी एनर्जी जब नापी गई तो वो आ रही थी 2 से 3। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा, बाहर एनर्जी इतनी कम आ रही है। तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी। क्यों नहीं थी एक्सप्लेनेशन? क्योंकि थ्योरी गलत थी। इसीलिए ये पहला ड्रॉबैक था थ्योरी का। तो बोला कि नहीं यार, ये तो गलत बात है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकते हैं। हमारा रिजल्ट अलग कहता है, हमारी थ्योरी अलग कहती है। उसके बाद दूसरा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस was calculated experimentally calculated एक मिनट, हाँ, of nucleus calculated experimentally was much less than magnetic moment of electron। एक्चुअली जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मास के। ये चीज ना हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ी थी कि वो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका। अभी खाली बस याद रखो कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम ये थ्योरी बोल के चले कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट काफी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो थ्योरेटिकली निकाला जाए तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा था, और जब उसको हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला तो उसका वैल्यू बहुत कम आ रहा था। तो हमने बोला कि यार एक्सपेरिमेंटल और इसमें काफी अलग आ रहा है, तो ये सही बात नहीं है। क्यों एक्सपेरिमेंटली वो काफी जो था कम आ रहा था? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, खाली प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की वजह से प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कम आना चाहिए। इसलिए ये थ्योरी जो थी फिर से आकर के चैलेंज फेस करी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली और जो एक्चुअल होता है, दोनों में डिफरेंस काफी है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर जाओ। और एक लास्ट पॉइंट वो भी लिखवा देता हूँ मैं, इसको नोट कर दो पहले।
हाँ, ये ड्रॉबैक है। ये सब ये था थोड़ा, खाली मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, ये सब ना खाली सब्जेक्ट ये पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। और थर्ड पॉइंट देख लो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ न्यूक्लियस is much different from the theoretical value। वो भी कारण क्या था, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कहाँ से मोमेंटम सेम आएगा। तो ये सब चीजों से बात हुई कि बोला गया कि नहीं, ये बात गलत है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और ये बात को वहां पे खारिज कर दी गई थी, ये थ्योरी फिर जाकर डंप कर दी गई। फिर आया था प्रोटॉन न्यूट्रॉन हिपोथेसिस, जो कि लेटेस्ट है और एक्सेप्टेड है, जो कि हम आज की डेट में पढ़ते भी है। सीधी सी बात है, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ, वेरी सिंपल, इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सबको पता है। बताओ ये, इसको नोट कर जाओ। फिर हम लोग आते हैं, ये हमारे ये हमारा हो गया मॉडर्न थ्योरी, जो एक्सेप्टेड थ्योरी रेड वाली, और जो पीछे ब्लैक में लिखा था वो हिस्ट्री है केवल। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के साइज के बारे में, डेंसिटी के बारे में, इसको नोट कर जाओ सबको अच्छे से। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियर साइज, शेप एंड डेंसिटी। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, जो शेप होता है, वो तो स्फेरिकल होता है, क्योंकि आज तक किसी ने न्यूक्लियस को देखा नहीं है। तो अज्यूम मतलब देखा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, तो वो हमको रफली वो स्फेरिकल ही दिखता है। तो इसमें ऐसा बोला गया ना कि देखो, कि एक्सपेरिमेंट ऐसा दिखाते हैं कि एक्सपेरिमेंट शो दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस
is directly proportional to atomic number. रेडियस लिखा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जितना ज्यादा उसका एटॉमिक नंबर होगा ना, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास नंबर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए, या वी क्या वॉल्यूम, ए क्या मास नंबर, एटॉमिक नंबर जेड से दिखाते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए, आर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ए का पावर 1/3 क्यूब रूट कर दो, ये नीचे भी जाएगा कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल ही आएगा। आर को यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे तो आर नॉट ए रेज टू 1/3 होगा। यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1.2 फर्मी होती है, ठीक है, इसको नोट कर लो। हमें कोई भी चीज का बोल दे कि रेडियस निकालो किसी न्यूक्लियस का, तो निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, बोल दे कि किसी का मास नंबर है 64, मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर कुल मिलाकर के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 64 है, बताओ उसका रेडियस क्या हो। तो हम बोल सकते हैं आर इक्वल टू 1.2, 64 का पावर 1/3, तो आर हो जाएगा 1.2, 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 हो जाएगा, 4 पर अगर 4.8 पर मिल जाएगा उस पर, ऐसा। आई बात समझ में, ठीक है। और ये 1 फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़े। इतना फटाफट लिख लो पहले। उसके बाद देखो आगे, नेक्स्ट में न्यूक्लियर शेप
शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्पेरिकल, ठीक है। और डिविएशन तो परफेक्ट स्फीयर तो नहीं होता, जैसे कैसे अर्थ कोई परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, न्यूक्लियस भी कोई परफेक्ट स्फीयर तो होता नहीं है। डिविएशन फ्रॉम स्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली, इसको नोट कर। आगे देखते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट है न्यूक्लियस डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा मास पे वॉल्यूम, है कि नहीं। अब न्यूक्लियस की डेंसिटी का मास हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी का मास हो जाएगा अ, अभी मैंने बताया था, मास हो जाएगा उसका मास नंबर के बराबर हो जाएगा ना। तो मास नंबर क्या हो जाएगा, मास इंटू ए, यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कॉमन वर्ड हम क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियन। मास ऑफ वन न्यूक्लियन, न्यूक्लियन इज ए कॉमन वर्ड फॉर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ए क्या है, मास नंबर। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा MA 4/3 पाई, आर को मैं लिख सकता हूँ R0, R0 ए का यहाँ पे बच जाएगा ए। तो ये ए और ये ए कट जाएगा, क्या बचेगा 3m/4 पाई R0, है ना। यहाँ पे m क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियन हो जाता है। आर हमको पता 1.2 फर्मी होता है, पाई की वैल्यू पता है 3, सब चीज सब तो पता ही है अपने को, है कि नहीं। मास ऑफ न्यूक्लियन पता है ना कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻27 kg था। और ये R0 अभी बताया था मैंने 10⁻1.2 फर्मी था, 10⁻15 मीटर। तो वैल्यूज पुट की जाएगी ना, तो इसका आंसर आता है, तो यहाँ पे आर क्यूब करेंगे तो R0 का क्यूब यहाँ पे क्यूब आएगा 100। ए का 1/3 होगा तो वो कट जाएगा। और आर क्या था, R0 क्यूब करेगा तो R0 का क्यूब हो जाएगा, और इसका क्यूब यहाँ पे ए बचेगा। तो इसको जब निकालेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 2 × 10⁻17 kg/मीटर। ये इसका हो जाएगा न्यूक्लियस की डेंसिटी। एनॉर्मसली लार्ज डेंसिटी होती है, अंदाज भी नहीं लगा सकते। सोचो ना, मतलब अगर बात की जाए तो एक, मतलब 1 मीटर क्यूब न्यूट्रॉन का इतना मास होगा 2 × 10⁻17 kg। तो अब मैं तुम्हें एक अगर इसको पहले नोट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालने के लिए आएगी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस करके वहां पे आ जाओगे, ठीक है। वैल्यूज, इसका वैल्यू याद कर जाना। अगर निकालने बोला जाए तो एम की वैल्यू, R0 की वैल्यू पुट करके देखोगे तो ये आंसर आए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने अभी तक की सीखा है ना, वो ये वाला है, R = R0
A⁻⁴ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको सबको नोट कर जाओ। तुम लोग के स्कूल में एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं, प्री बोर्ड ऑनलाइन क्या ऑफलाइन? ऑफलाइन, सही है। अभी क्लास एंड होगी ना, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है, ये जो डेंसिटी है कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस की डेंसिटी 2 × 10⁷ kg/m³। एक काम करो, मीटर क्यूब को तुम थोड़ा चेंज कर दो सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 2 × 10⁻11 kg/cm³। ऐसे में एक अंदाज में बता रहा हूँ। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या हो गया, ये 1 सेंटीमीटर से भी छोड़ यार, 1 सेंटीमीटर इतना होगा, इतना, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ये क्यूब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। एक हाथी का वजन होता है लगभग 6,000 kg, ठीक है, 6 या 7,000 kg होता है। तो 2 × 10⁻11/6 × 10⁻3, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा मेरा लगभग, 10 बाहर निकाल दो, 3.3 × 10⁻7, ठीक है। 10⁻7 मतलब कितना हो गया, 3 करोड़, है ना, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 3 2 5 2 7, 10 लाख, हाँ, ठीक है। 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ भी हो गए सॉरी, और 3 करोड़, विश्वास नहीं मानोगे, 3 करोड़ हाथी कितने होंगे सोचो। 3 करोड़ हाथी का जो वजन होगा ना, वो इतने से में तो खाली न्यूट्रॉन को भर दो, उसका जो टोटल मास आएगा ना, वो 3 करोड़ हाथी के बराबर हो। और ये सच्चाई है, जो तुम लोगों ने पढ़ा ना, न्यूट्रॉन स्टार जो ब्लैक होल बन जाते हैं, उसमें क्या होता है, खाली न्यूट्रॉन तो बचते हैं, और सिर्फ न्यूट्रॉन बचने से उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उस ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा हो जाता है, वैसा होता है जो भी ब्लैक होल बनते हैं। और अगर बात देखी जाए ना, तो जो न्यूट्रॉन, अब ऐसा तो पूछोगे सर, न्यूट्रॉन अगर इतना हैवी है तो हम सामान को उठा कैसे लेते हैं? तो देखो, न्यूट्रॉन हैवी तो होता है, ठीक है, न्यूक्लियस हैवी होता है, लेकिन न्यूक्लियस के हैवी होने के बावजूद क्या होता है, एटम में काफी ज्यादा खाली स्पेस होती है, इसीलिए जो ओवरऑल डेंसिटी होती है ना एटम की, वो काफी कम हो जाती है। आई बात समझ में? अभी क्लास खत्म हो गई, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
इसमें से जो तुमको नोट करना नोट कर लो, फिर क्लास एंड होगी फिर से ज्वाइन कर लेना।